गुड मॉर्निंग सभी को भी है। आज जो है एक नया विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। मैं वरुण सर, फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर चैनल का नाम है और मैं एक नया विषय लाया हूँ और ये विषय बहुत ही अच्छा है और इसको जानना भी ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा की जितनी जानकारी होगी उतने ही आप आगे बढ़ोगे। शिक्षा की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, छात्र को तो बहुत ज़्यादा ही होनी चाहिए कि आगे हम बढ़ेंगे तो कैसे हमके रास्ते आगे बढ़ने के लिए किधर जाना पड़ेगा, क्या रास्ता है, किस ओर जाएं, साइंस में जाएं कि लॉ के क्षेत्र में जाएं कि मेडिकल के क्षेत्र में जाएं। इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई शिक्षा नीति जो है ड्राफ्ट तैयार किया है और उस ड्राफ्ट को जो है लगभग ये मान के चलिए कि जो अप्लाई हो जाएगा, जो सेशन होगा 2020-21 टू 2021-22 वाले में सेशन जो होगा 21 और 22 वाले सेशन में अगली साल जो है इसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये मानिए आप। तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे और कैसे आपको आगे बढ़ना है, इंटर के बाद कैसे बढ़ेंगे आप, क्या आपके डिग्री डिप्लोमा कैसे होंगे, किस तरह से करेंगे, किसका क्या लाभ होगा, ये सब हम आपको जानकारी देंगे। बहुत संक्षिप्त में देंगे, ज़्यादा वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं संक्षिप्त में ही देने की कोशिश करूँगा और जहाँ तक होगा मैं आपको समझा पाऊँ। कोशिश है ये मेरी और आप लोग निश्चित है इस कोशिश को आप लोग ज़रूर है कि मेरी बातों को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। जैसे हम कहते हैं कि शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा किसी भी समाज का एक प्रतिदर्श होता है। शिक्षा मतलब क्या होता है, एक समाज के लिए दर्पण होता है। जैसे भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यदि आपको किसी समाज की स्थिति का अगर मुआयना करना हो तो आपको उस देश या समाज की शैक्षिक स्थिति पर गौर करना चाहिए। ठीक है, किसका करना चाहिए? देश, समाज और शैक्षिक स्थिति पर गौर करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसका आना बहुत ज़रूरी था कि जो शिक्षा प्रणाली थी जो 34 वर्षों से चली आ रही है वही चली आ रही है कि ये साइंस साइड है, ये आर्ट साइड है, इसी तरीके का कि कॉमर्स का है, इसी तरीके की शिक्षा चल रही थी। अब इसमें परिवर्तन हुए हैं, वो आगे आपको सुनने मिलेंगे कि बदलते परिदृश्य में शिक्षा नीति में परिवर्तन असंभावी हो जाता है। इसी के मद्देनज़र भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, को मंजूरी दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। कि जो हमारी जो सबसे पहली यानी प्रथम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो बेटा क्या है, सन 1986 है। उस समय की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। देखिए ये सन 1986 में जो प्रथम हमारी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई थी सन 1968 में, और 68 में जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जो सन 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी उसमें जो दूसरी शिक्षा नीति है राष्ट्रीय 1986 की, और ये जो लागू थी ये जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव के समय में लागू हुई थी। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1980-16 को प्रतिस्थापित करेगी। और इसके उद्देश्य क्या है? जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है कि उद्देश्य जो है समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा, उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।
ध्यातव्य है कि नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 नई शिक्षा नीति निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसे शॉर्ट में NEP 2020 वर्ष सन 1968 और वर्ष सन 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की एक तीसरी शिक्षा नीति है। ये कौन सी? 2020 भारत की एक तीसरी शिक्षा नीति है। 68 प्रथम है, 86 द्वितीय है, 2020 जो है भारत की तृतीय शिक्षा नीति है। उल्लेखनीय है कि NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलाकर देश की जो GDP होगी उसका 6% जो है शिक्षा में निवेश किया जाएगा। यहाँ पर एक बदलाव और किया गया बेटा, जैसे 10+2 के स्थान पर क्या हो गया बेटा है, अब वहाँ पर उसका जो मोड है 5+3+3+4, ठीक है बेटा, 5+3+4+3+4, ठीक है, ये मोड है। अब यहाँ पर क्या है कि जो नई शिक्षा नीति में जो हमारा एक मॉडल था शैक्षिक मॉडल, वो 10+2 का था, और जो नया शैक्षिक मॉडल होगा ये बेटा 5+3+3+4 के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। तकनीकी शिक्षा भाषाई बाध्यता को दूर करने, तकनीकी शिक्षा जो भाषाई बाध्यता को दूर करने, मतलब यहाँ पर क्या है क्या कि वो इंग्लिश मीडियम ही पढ़ेगा, वो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। भाषाई जो बाध्यता है वो दूर करने के लिए जो जिसमें पढ़े पढ़ने दो, हिंदी में पढ़े, कन्नड़ में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, कोई भाषा की नहीं बाउंड्री है कि इस भाषा में पढ़े बच्चा, ठीक है। तकनीकी शिक्षा में भी दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति में छात्रों को रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है, ठीक बेटा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको हम MHRD कहते हैं, के नाम में परिवर्तन किया गया बेटा, ठीक है। इसे कैबिनेट के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को मंजूरी दी गई। मतलब मानव संसाधन जो मंत्रालय था अब बेटा वो किस में हो गया? शिक्षा मंत्रालय हो गया। यानी NEP 2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य शिक्षा, सीखने, एजुकेशन एंड लर्निंग पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना। प्रारंभिक शिक्षा की बात करेंगे हम लोग। हम प्रारंभिक शिक्षा कैसे होती थी, जैसे अभी तक क्या होता था कि बच्चा पढ़ने जाता था प्राइमरी में, तो वहाँ पर कक्षा 1 में एडमिशन होता था, और जो हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल चलते थे LKG UKG सब चलाते, मतलब कोई अपने हिसाब चला रहा है, कोई अपने हिसाब चला रहा है, सरकारी अपने हिसाब चल रहे, प्राइवेट अपने हिसाब चल रहे हैं। तो अब क्या है कि यही एक शिक्षा नीति है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सभी के लिए समान है। अब यहाँ पर बेटा प्रारंभिक शिक्षा क्या है? वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम 2 समूह में विभाजन है। मतलब जो 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम 2 समूह में विभाजन है। एक क्या है? 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 3 वर्ष, जो 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे ये आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे, फिर बाल वाटिका में आएंगे, फिर प्री स्कूल में आएंगे।
के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, जिसे हम लोग कहते हैं ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक बेटा, देखिए 3 से 6 हो गया, अब 6 वर्ष से 8 वर्ष, 6 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। 6 से 8 वर्ष का बच्चा होगा तो उसे जो प्राथमिक विद्यालय हैं 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने की प्राथमिकता दी जाएगी। ECCE से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ साझा सहयोग से किया जाएगा। ठीक है बेटा, ये इतना बहुस्तरीय खेल गतिविधियाँ होंगी इसमें 1 से 2। अब बात हम करते हैं बेटा कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक, कह रहा कि बुनियादी साक्षरता भी हो हमारे देश में और उन साक्षरता के साथ साथ संख्यात्मक ज्ञान हो, यानी गणित, जो संख्यात्मक ज्ञान, जोड़ना घटाना भाग देना, ये सब ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, मतलब NEPE-CEW MHRD, मतलब बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग की बात की गई। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी 2025 तक कक्षा 3 के लिए। अब बात आती है भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण। जो एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। मतलब या तो आप प्राइमरी 1-5 तक जो एजुकेशन जो होगी आपकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा या जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें आप उसी भाषा में वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा। मतलब छात्रों को संस्कृत है, अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प जो है उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। ठीक है, भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। NEP 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, से शॉर्ट में बोलेंगे IITI, फारसी है, पाली है और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान या संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, ठीक है, पाली फ्रेजन और प्रकृति स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थान भाषा विभाग को मजबूत बनाने एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्यापन के माध्यम के रूप में मातृभाषा स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिए जाने का सुझाव दिया गया है।
अब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं। पाठ्यक्रम और उसके मूल्यांकन से जुड़े सुझाव। NEP 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली विधि के विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा शामिल कर दिया जाएगा। कक्षा 6 से ही पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE 2020-21 तैयार की जाएगी। 20 और 21 तैयार की जाएगी। NEP 2020 में छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इसमें विश्लेषण और तार्किक क्षमता, सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। छात्र कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षा में भाग लेंगे जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। छात्रों के समग्र विकास लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो छात्रों की प्रगति मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख, ये राष्ट्रीय आकलन जो होगा केंद्र बनाया जाएगा जिसको हम कहेंगे परख। छात्रों की प्रगति के मूल्य तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग। शिक्षण प्रणाली से जुड़े सुधार, शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रभावी पारदर्शी प्रक्रिया पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर प्रोन्नत। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST का विकास किया जाएगा। जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2020 तक शिक्षकों के राष्ट्रीय व्यापक मानक, राष्ट्रीय शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय
अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। एकीकृत बीएड का होना अनिवार्य किया जाएगा। ENEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा के लिए है। ENEP 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात, इसे कहते हैं ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो GER को 26.3% वर्ष 2018 में थी से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जैसे 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री, 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक की डिग्री। अब आते हैं बेटा हम लोग विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मतलब जो उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल के रूप में सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक ऑफ क्रेडिट होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत जो MPhil की डिग्री होती थी उस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। MPhil को समाप्त कर दिया गया। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, इसे चिकित्सा है, कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। अब आता है HECI के कार्यों के प्रभावी और प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों निकायों का निर्धारण किया गया है। विनिमय हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, एक यहाँ पर क्या मानक निर्धारण सामान्य शिक्षा परिषद, जर्नल एजुकेशन काउंसिल GEC, यहाँ पर क्या मानक निर्धारण के लिए क्या होगा सामान्य शिक्षा परिषद। एक यहाँ पर क्या होगा वित्त पोषण उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल HEGC, हायर
एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, इसे वित्त पोषण के लिए HEGC। अब आता प्रत्यानयन, राष्ट्रीय प्रत्यानयन, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल ANAC, महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी। जो महाविद्यालय हैं उनकी संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ MERU की स्थापना की जाएगी। मैंने बेटा आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझाने की कोशिश की और मेरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप देखें और अन्य मित्रों को भी शेयर करें। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद। अब अब हम चलते हैं और आप सभी लोगों को बाय बाय